हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुरेश गोदरा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल पर। आज के इस लाइव सेशन के अंदर हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था, प्रश्नावली चल रही थी अवकलज के अनुप्रयोग। काफी दिनों बाद आज मैं लाइव क्लास ले रहा हूं आपके सामने, क्योंकि कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम की वजह से आज काफ़ी दिन बाद, लगभग 15 दिन बाद आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक बच्चा जो पीछे वाली क्लासें यदि किसी ने नहीं देखी है तो पीछे वाली क्लासों को आपको देखना है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जो अवकलज के अनुप्रयोग प्रश्नावली 6.2 का आज मैं आपको परिचय बताऊंगा कि 6.2 में क्या है टॉपिक। और आज का हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्धमान तथा ह्रासमान फलन। तो सारे बच्चे पेन कॉपी लेके बैठना है। प्रत्येक बच्चे को यहां तक ये चीज समझ के जानिए, आज की इस क्लास को देखकर वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन मैं आपको वापस याद दिला दूं। मैं आपको वापस याद दिलाऊं कि मैंने शुरुआत वाली जब पहली क्लास ली थी उस टाइम पर मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। देखो यहाँ पे आओ, सारे बच्चे इधर देखना। यह है कि राशियों में परिवर्तन की दर, जो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। पीछे वाले 3 लेक्चर के अंदर हमने राशियों में परिवर्तन की दर के टॉपिक को कंप्लीट कर दिया और 6.1 को खत्म कर दी थी। यदि कोई बच्चा नहीं देखा है तो पीछे वाली क्लास से 3 क्लासें लेके आ सकते हैं। और ये राशियों में परिवर्तन की दर को हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में है वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, जो आज का टॉपिक रहेगा। और उसके बाद में ये 2 पढ़ना नहीं है हमको, और फिर पढ़ेंगे उच्चतम और निम्नतम मान। ठीक है, ये मैंने शुरुआत वाली क्लास में आपको बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे कि वर्धमान तथा ह्रासमान फलन क्या होता है। इसलिए सारे बच्चे सबको इस बेसिक चीज को समझना है और सुनना है आराम से। क्या मैं क्या चीज आपको समझा रहा हूं उस चीज को आपको डिटेल से गहराई से दिमाग के अंदर बिठाना है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। फलन है कि वर्धमान तथा ह्रासमान फलन, इंक्रीज तथा डिक्रीज फलन। ये जो फंक्शन है कि वर्धमान फलन क्या होता है, ह्रासमान फलन क्या होता है, इसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी देख के बताऊंगा। और 1-2 हम उदाहरण भी लेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपको फील आए कि हाँ ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है और किस प्रकार पढ़ना पड़ रहा है। वर्धमान फलन क्या होता है, ह्रासमान फलन क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वर्धमान फलन का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग, यानी कि यदि कोई फलन बढ़ रहा है तो उसको वर्धमान फलन बोलते हैं। यदि कोई फलन घट रहा है तो उसको ह्रासमान फलन बोलते हैं। मैं कई बार इसको ह्रासमान फलन भी बोलूंगा, लेकिन यहाँ रे लगा हुआ है तो इसका मतलब ये ह्रासमान फलन है। ह्रासमान फलन बोलने में बोल सकता हूं ह्रासमान फलन, लेकिन ये वास्तव में होता है ह्रासमान फलन। वर्धमान फलन क्या होता है, यदि कोई फलन बढ़ रहा है तो उसको बोला जाता है वर्धमान फलन, इंक्रीज। और यदि कोई फलन घट रहा है तो उसको बोलेंगे ह्रासमान फलन। देखो कैसे होता है, इस इधर शांति से देखना। यदि मैं आपको सामने एक कोई फंक्शन ले फलन ले, देखो यदि कोई ग्राफ ले लेते हैं, देखो यदि कोई फलन है, मैं एक रैंडम ऐसे ही ग्राफ ले लिया, ये होता है e की पावर x का ग्राफ। हमें पता नहीं कि किसका है सर, हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही मैंने रैंडम एक ग्राफ ले लिया। यदि कोई फलन, यदि जैसे आपने x का मान बढ़ाया, वापस बना देते हैं। इधर देखो, यदि आपने x का मान जैसे आपने x का मान बढ़ाया, इधर आप चल रहे हो तो x का मान बढ़ा दिया, और यहां पर मान लो मैंने यहां पे आके रुक गया तो ये x1 है। और जैसे ही आपने x1 पर मान देखा तो यहां से फलन का मान क्या प्राप्त हुआ, फलन का मान प्राप्त हो गया सर f ऑफ x1। प्रत्येक बच्चा जानता है इसके बारे में। यदि आपने x की वैल्यू बढ़ाई, x1 कर दिया, अब मान लो x1 से और आपने आगे बढ़ा दिया तो x1 से मैं x2 तक आ गया, यहां पर x2 पर, और फिर मैंने x2 पर देखा तो फलन का जो मान है वो यहां आएगा। फलन का मान मतलब y का मान, फलन क्या होता है, y तो होता है। तो x का मान मैंने बढ़ाया, x के मान पर हमें फलन का मान प्राप्त हुआ f ऑफ x। जैसे मैंने x की वैल्यू बढ़ाई, जैसे मैंने x को बढ़ाया वैसे फलन का मान भी बढ़ा, तो यहां पे ये आया कि f ऑफ x2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने x1 को बढ़ाया तो f ऑफ, यानी कि x1 को बढ़ाया तो हमारे पास में y भी क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब y ही एक तरीके का फलन होता है। जैसे आपने x को बढ़ाया तो y भी क्या हो गया,
बढ़ गया। ये है x वाली लाइन और ये है y वाली लाइन। जैसे आपने x बढ़ाया, जैसे आपने x को बढ़ाया वैसे y का मान भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब मोटे मोटे तौर पे देखें तो जैसे मैंने x1 मतलब बढ़ाया और तो y का मान भी बढ़ गया। तो यहां पे ये चीज समझ में आई कि जैसे मैंने x को बढ़ा दिया, जैसे मैंने x को बढ़ा दिया और जैसे ही आपने x को बढ़ाया तो y का मान भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस प्रकार का जो फलन है, इस प्रकार का जो फलन है इसको बोला जाता है क्या, वर्धमान फलन। मोटी मोटी डेफिनेशन बताइए, मैंने परिभाषा बताइए कि वर्धमान फलन क्या होता है। जैसे x का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे y का मान भी बढ़ रहा है, तो इसको बोला जाता है वर्धमान फलन। अब आपको मैं बुक वाली परिभाषा बताऊं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में ये चीज लिखी हुई है, इधर सुनना आराम से। देखो इधर, यदि आपने x का मान बढ़ाया तो y का मान भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस प्रकार का जो फलन है, इस प्रकार के फलन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्धमान फलन है। मतलब ये बढ़ रहा है, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। अब मैं एक और चीज लिखूं, ये चीज इधर देखना। बुक वाली परिभाषा ये है कि यदि यदि x1 या फिर x1 या x2 बड़ा है x1 से, जो कि है यहां पे, इधर देख लो x2 है ना, x2 वो x1 से बड़ा ही है। यदि x2 बड़ा है x1 पर और आप कैसे न कैसे करके ये साबित कर दो, ये प्रूफ कर दो कि f ऑफ x2 भी बड़ा होगा f ऑफ x1 से, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, ये भी एक वर्धमान फलन है। ये आपके बुक में जो परिभाषा लिखी है वो मैंने परिभाषा यहां पे बता दी। ये जो परिभाषा है, ये वाली परिभाषा, ये बुक में परिभाषा लिखी हुई है कि x का मान बढ़ रहा है तो y का मान भी बढ़ रहा है, तो उसको वर्धमान फलन बोला जाता है। x का मान बढ़ाया, y का मान भी बढ़ गया। यहां y का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, y का मान बढ़ रहा है, तो इस प्रकार के फलन को हम क्या बोलेंगे, वर्धमान फलन बोलेंगे। ठीक है। एक और मैं ह्रासमान फलन की मैं बात करूं तो इधर देखो, ह्रासमान फलन की यदि हम बात करें तो यहां पे एक ग्राफ ले लेते हैं हम। यदि कोई फलन मान लो इस प्रकार का है, ये इस प्रकार का, आपने x का मान बढ़ाया, x का मान मान लो यहां पे आके, यहां है x1 और x1 पर आपने देखा तो फलन का मान ये हुआ, फलन का मान हो गया f ऑफ x1। ठीक है। जैसे आपने x का मान बढ़ाया, मान लो यहां पर आ गया यार x2 हो गया, और x2 पर यदि आप देखोगे तो f ऑफ फलन यहां पे आ गया f ऑफ x2। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो x का मान बढ़ाया तो y का मान तो कम हुआ, x का मान बढ़ाया तो y का मान कम हुआ, तो इस प्रकार के फलन को बोला जाता है क्या, ह्रासमान फलन। क्या बोलते हैं इसको, ह्रासमान फलन। तो इसका मतलब x तो बढ़ रहा है, x तो आपके पास में बढ़ रहा है, लेकिन तथा यानी कि x तो बढ़ रहा है तो y का मान क्या हो गया, y का मान तो कम हो गया, y का मान कम हो गया। तो इस प्रकार के फलन को क्या बोलेंगे, इस प्रकार के फलन को हम बोलेंगे ह्रासमान फलन। ये हो गया ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन। बुक वाली परिभाषा क्या है, बुक वाली परिभाषा ये है कि x2 बड़ा है किससे, x1 से, x2 की वैल्यू x1 से बड़ा है, और कैसे न कैसे करके हम साबित कर दें कि f ऑफ x2 छोटा होगा f ऑफ x1 से, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि सर ये ह्रासमान फलन होगा। ये क्या हो जाएगा, ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन। ये है मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको ये चीज सिखाई है कि वर्धमान फलन क्या होता है और ह्रासमान फलन क्या होता है। वर्धमान फलन क्या होता है, जैसे कोई भी फलन बढ़ रहा है तो वो वर्धमान फलन है, यदि कोई फलन घट रहा है तो वो ह्रासमान फलन। मोटे मोटे तौर पर आपको ये बात याद रखनी है। वर्धमान फलन के बारे में मैंने बता दिया, ह्रासमान फलन के बारे में मैंने बता दिया। x का मान बढ़ रहा है, x का मान बढ़ रहा है तो y का मान भी बढ़ रहा है, तो वर्धमान फलन है। और यह है x2 बड़ा है x1 से और f ऑफ x2 भी बड़ा है f ऑफ x1 से, तो इसका मतलब ये वर्धमान फलन है। और यहाँ पे x2 बड़ा है x1 से लेकिन f ऑफ x2 छोटा है f ऑफ x1 से, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ह्रासमान फलन। लेकिन सर
मेरे पास में मान लो फंक्शन आ गया, कोई सा भी फंक्शन आ गया, तो मैं उसका ग्राफ बनाकर थोड़ी चेक करूंगा कि ये ग्राफ बढ़ रहा है या फिर ये ग्राफ घट रहा है। अब मैं कैसे करूं? कोई भी चीज है हम समझ तो रहे हैं ग्राफ से, लेकिन हर बार ग्राफ का यूज थोड़ी करेंगे। ये मेरे को पता था कि ई की पावर एक्स का ग्राफ है, ऐसे बढ़ रहा है। ये पता है कि ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है, इसलिए ये घट रहा है। लेकिन हर बार मान लो फलन आ जाता, कुछ भी फलन आ गया, उसको बताने की बता ये वर्तमान फलन है या ह्रासमान फलन। आपके सामने फलन आकर बैठ गया, फंक्शन आकर बैठ गया, और फंक्शन जैसे ही आकर बैठा तो आपको यह पूछेगा कि बताओ कि यह फलन वर्तमान फलन है या फिर ह्रासमान फलन है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? क्या उस फलन का ग्राफ बनाएंगे? नहीं। तो अब हम वो चीज सीखने जा रहे हैं। ये बोर्ड के एग्जाम में, टेस्ट प्री बोर्ड में ऐसा नहीं लिखना है कि भाई वर्तमान फलन क्या होता है, ह्रासमान फलन क्या होता है। हमें फलन दे देगा और पूछेगा कि बताओ ये फलन वर्तमान फलन है या फिर ह्रासमान फलन है। तो उस सिचुएशन में कौन सा तरीका अपनाऊं? उसके लिए अब जो चीज सिखा रहा हूं उसको बिल्कुल आगामी 15 मिनट या 10 मिनट तक सारे बच्चे एक जगह होकर, दिमाग को एक जगह रख के और शांति से सुनना है। कुछ भी इधर उधर बातें नहीं करनी है, ना इधर उधर कुछ, दोनों साइड में कहीं पे भी देखना नहीं है। सामने फोन रखो और जो मैं चीज सिखा रहा हूं उसको सीखना है कि कोई भी फलन आ जाए वो वर्तमान फलन और ह्रासमान फलन कैसे साबित करना है। ध्यान से देखो, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो इधर ये है कि वर्तमान फलन, ह्रासमान फलन, ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार मतलब 4 इनका मतलब फॉर्मेट होता है। 4 फॉर्मेट कौन कौन सा होता है इधर देखना, सुनना। मैं 4 ग्राफ बना रहा हूं। चार ग्राफ बना रहा हूं और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये वर्तमान एक, इधर सुनना सारे बच्चों। देखो, एक तो होता है कि वर्तमान फलन, एक होता है निरंतर वर्तमान फलन, एक होता है ह्रासमान फलन, एक होता है निरंतर ह्रासमान फलन। मतलब 4 फॉर्मेट संभव है और चारों फॉर्मेट को इतनी बारीकी से समझना है ताकि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए तो उसको आपको दिक्कत नहीं आए। इसलिए सारे बच्चों को इधर देखना है। 4 ग्राफ मैंने बनाए कि एक ग्राफ तो मैंने ऐसा बना दिया कि ये हो गया, ठीक है। अब मैंने एक बार क्या किया, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे मतलब ये कहीं पे भी रुक नहीं रहा है, मतलब निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। तो इसलिए इसको बोला जाता है निरंतर वर्तमान फलन। क्या बोलते हैं इसको? निरंतर वर्तमान फलन। मैं यहां लिख दूं, ये है निरंतर वर्तमान फलन, निरंतर वर्तमान फलन। ये हमारे पास में निरंतर वर्तमान फलन है, क्योंकि ये निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान तो है, क्योंकि जब कोई भी फलन बढ़ रहा है तो वो वर्तमान तो है, लेकिन ये निरंतर बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये निरंतर वर्तमान फलन होगा। अब एक चीज ये आती है कि एक बार तो यहां पे फलन बढ़ गया और कुछ देर के लिए रुक गया, कांस्टेंट हो गया, कुछ देर के लिए रुका हुआ है और वापस बढ़ गया, वापस बढ़ गया, तो इसको बोला जाता है केवल वर्तमान फलन। क्या बोलते हैं इसको? वर्तमान फलन, वर्तमान फलन। ये केवल वर्तमान फलन है। और वो जो पहले मैंने जो ग्राफ बनाया ये निरंतर वर्तमान फलन है, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है, ये निरंतर बढ़ रहा है, इसलिए इसको निरंतर वर्तमान फलन बोलते हैं। अब एक बात यह है कि एक ग्राफ मैंने ऐसा बना लिया, ये इसको बोला जाता है निरंतर ह्रासमान फलन। मतलब ये निरंतर घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं निरंतर, निरंतर शब्द लगा देते हैं, निरंतर ह्रासमान फलन, निरंतर ह्रासमान फलन। और एक आपके पास में इस प्रकार का फॉर्मेट संभव है, गिर रहा है, कुछ देर के लिए रुक गया और वापस गिरना स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब ये केवल ह्रासमान फलन है, ह्रासमान फलन है। तो 4 प्रकार के मैंने फलन बनाए आपको। हमारा टॉपिक तो था सर वर्तमान फलन और ह्रासमान फलन, लेकिन 4 फॉर्मेट संभव है। एक निरंतर, आगे शब्द और लगा देना, निरंतर, निरंतर वर्तमान फलन और वर्तमान फलन।
निरंतर ह्रासमान फलन और ह्रासमान फलन। इसका मतलब यदि कोई ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, तो कंटिन्यू हो रहा है तो वो निरंतर बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको बोल दिया कि निरंतर वर्धमान फलन है। वर्धमान तो फलन तो है, बढ़ रहा है तो मतलब वर्धमान फलन है, लेकिन निरंतर बढ़ रहा है इसलिए ये निरंतर वर्धमान फलन हो गया। और यहां पे केवल मैंने वर्धमान फलन लिखा, कुछ देर के लिए तो ये चला और कुछ देर के लिए ये कांस्टेंट हो गया और वापस बढ़ना शुरू हो गया, तो इसलिए इसको बोला जाता है वर्धमान फलन। उसके बाद देखो ये घटता ही जा रहा है, घटता ही जा रहा है, इसलिए इसको निरंतर ह्रासमान फलन बोला जाता है। और यहाँ पे घट तो रहा है लेकिन कुछ जगह ये फ्लैट हो गया और वापस घटना शुरू हो गया, मतलब घट रहा है वापस फ्लैट हो गया, वापस घट रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है ह्रासमान फलन। मेरे सर ये चीज तो समझ में आ गई कि 4 फॉर्मेट आपने समझाए, और 4 फॉर्मेट कौन कौन से हो गए, एक तो वर्धमान फलन, एक निरंतर लगा दो मतलब निरंतर बढ़ रहा है, और एक ह्रासमान फलन, एक निरंतर ह्रासमान फलन। लेकिन सर मैं अवकलन करके, अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो कोई भी फलन आ गया तो उसका मैं अवकलन करके कैसे जानूंगा, कैसे जानूंगा कि ये फलन वर्धमान फलन है या फिर ह्रासमान फलन। ठीक है, तो उसके लिए ध्यान से देखना है, यदि कोई फलन निरंतर वर्धमान फलन है, सुनना ध्यान से सारे बच्चे, यदि कोई फलन निरंतर बढ़ रहा है और उसके किसी भी बिंदु पर कोई भी बिंदु ले लो, यहां पे मैंने बिंदु ले लिया, यहां कहीं पे भी बिंदु ले लो, और उस पर यदि आपने स्पर्श रेखा खींच दी, क्या खींच दी, स्पर्श रेखा खींच दी। यदि मैं आपसे बोलूंगी अवकलन क्या है, अवकलन ये होता है, मैं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, यदि एफ डैश एक्स होता है ना, एफ डैश एक्स, एफ डैश का मतलब क्या होता है, अवकलन, एफ ऑफ एक्स का मतलब फलन, और उसके ऊपर डैश लगा दिया तो इसका मतलब एफ डैश एक्स का मतलब किसी भी फलन का अवकलन। एफ डैश एक्स का मतलब होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। यह है मोटे मोटे तौर पर परिभाषा एफ डैश एक्स की स्पर्श रेखा की प्रवणता। प्रत्येक बच्चे को दिमाग में रखना है, यदि कोई अचानक आपको पूछ ले कि बता अवकलन क्या होता है, तो अवकलन होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता को ही अवकलन बोला जाता है। अवकलनीयता वाला एक हमारा छोटा सा टॉपिक छोड़ा हुआ है, वहां मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन हाल फिलहाल आपको यहां ध्यान रखना है कि एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसको बोला जाता है एफ डैश। किसी भी फलन का अवकलन को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब मैं आपसे एक चीज बोलूं कि यदि कोई फलन निरंतर वर्धमान है, यदि कोई फलन निरंतर वर्धमान फलन है और उसके किसी भी बिंदु पर यदि आपने स्पर्श रेखा खींच दी, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दी, तो वो जो स्पर्श रेखा यहां खींच लो, ऐसे खींच लो, यहां पे खींच लो, मतलब कहीं पे भी खींचो, तो वो एक्स अक्ष की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनाएगी थीटा, वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा। क्या इस बात को मानते हैं, सुनना मेरी बात को सुनते जाओ, आपको ये चीज समझ में नहीं है, यहां आएगी, यहां नहीं आएगी तो यहां आएगी, फिर यहां आएगी, मतलब चारों चीजों को मैं आपको आगामी 15 मिनट तक समझा दूंगा सारे बच्चों को। यदि कोई फलन वर्धमान फलन है और उसके किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचो, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो, और वो स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ जो एंगल बनाएगी, जो थीटा बनाएगी, वो हमेशा 90 डिग्री से छोटा बनाएगी। क्या मतलब हुआ कि ये जो थीटा है, थीटा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 90 डिग्री से यदि छोटा हो गया, सुनना मेरी बात को ध्यान से, यदि ये 90 डिग्री से छोटा हो गया और इसके मैं आगे 10 लगा दूं, तो यही तो होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता। 11th क्लास में पढ़े थे आपने, 11th क्लास में क्या पढ़ा कि एक्स अक्ष के साथ, किसी भी रेखा का एक्स अक्ष के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो झुकाव थीटा है, उसके आगे 10 लगा दो, 10 लगाने पर वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। तो इसका मतलब ये है tan थीटा, मैंने लगा दिया tan थीटा। अब मैं आपसे बोलूं कि यदि थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो पहले चतुर्थांश की बात होगी, यदि थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो पहले चतुर्थांश की बात होगी, और पहले चतुर्थांश की यदि बात है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब tan थीटा है वो 0 से बड़ा आएगा, tan थीटा क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि tan थीटा ही स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ही एफ डैश एक्स होता है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स है वो 0 से बड़ा आएगा। और यही हमारे शर्त निकल के आ गई, यदि कोई फलन निरंतर वर्धमान फलन है तो उसका एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आएगा हमेशा। कोई भी फलन उसका अवकलन 0 से बड़ा आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब वो फलन क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है।
क्या कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत रुको, मैंने बोल दिया कि रुक जाओ, अभी मैं सारी चीजें समझाऊंगा, उसके बाद आपके क्लियर समझ में आएगी। ये यदि आपके कम समझ में आ रहा है तो मैं आपको लास्ट में 4 रामबाण देके जाऊंगा कि ये पढ़ लो तो 6.2 एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर दोगे। एक सिंगल बच्चा भी नहीं रुकेगा कि मेरे को नहीं आ रहा, सुनते जाओ बस। तो एफ डैश एक्स है वो 0 से क्या आ गया, बड़ा आ गया। ठीक है सर। अब मैं बात करूं, इधर सुनना मेरी बात को। अब यदि मैं बात करूं तो इस सिचुएशन में यहां पे आपने स्पर्शरेखा खींची, इस बिंदु पर आपने स्पर्शरेखा खींची, तो वो क्या है, ये थीटा। थीटा क्या बनेगा, 90 डिग्री से कम। और 90 डिग्री से कम बनने का मतलब क्या हो गया, टेन थीटा पॉजिटिव होगा। और टेन थीटा स्पर्शरेखा की प्रवणता होती है, स्पर्शरेखा की प्रवणता होती है एफ डैश एक्स, यानी कि एफ डैश एक्स है वो 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा। 0 से क्या, यहां पे तो हो जाएगा 0 से बड़ा। एफ डैश एक्स यहां पे क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूं, यहां देखो, ये ले ले, यहां पर इस जगह एफ डैश एक्स होगा वो 0 से बड़ा होगा। और यहां पे भी यदि बढ़ रहा है, यदि कोई फलन वर्तमान है बढ़ रहा है, तो यहां पे भी एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर किसी भी बिंदु पर स्पर्शरेखा खींच दो और एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री से छोटा बनेगा। और 90 डिग्री से छोटा बनने का मतलब टेन थीटा पॉजिटिव होगी, पहला चतुर्थांश में होगा। और पहले चतुर्थांश में यदि ये है तो इसका मतलब स्पर्शरेखा की प्रवणता पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं कि बताओ इस जगह पर क्या होगा। इस जगह पर थोड़ा बहुत वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हो कि बताओ इस जगह पर क्या ये फ्लैट है, मतलब यदि एक्स अक्ष के समांतर कोई लाइन है, एक्स अक्ष के समांतर लाइन है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई तो टेन थीटा मतलब टेन 0 डिग्री, और टेन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। और इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, एफ डैश एक्स 0 के बराबर आ गया, मतलब टेन थीटा ही तो स्पर्शरेखा की प्रवणता होती है। और यहां टेन थीटा मतलब एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो जहां पर फ्लैट नजर आए तो वहां पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा और कुछ जगह 0 के बराबर भी आ रहा है, इसलिए यहां पे इक्वल का साइन लगेगा। और यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी आएगी तो उसकी शर्त निकल के ये आई, एफ डैश एक्स 0 या 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब वो वर्तमान फलन होगा। 0 या 0 से बड़ा होगा तो इसका मतलब वो वर्तमान फलन होगा। यहां पे आते हैं, यहां थोड़ा बहुत और थोड़ा दिमाग लगाना है। यदि कोई फलन निरंतर ह्रासमान है, यदि कोई फलन निरंतर ह्रासमान है और किसी भी बिंदु पर आपने स्पर्शरेखा खींच दी, किसी भी बिंदु पर आपने स्पर्शरेखा खींची, तो एक्स अक्ष के साथ जो थीटा बनेगा वो हमेशा, ये जो थीटा बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री से बड़ा बनेगा। 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा बनेगा। और 90 डिग्री से बड़ा होने का मतलब दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा, और दूसरे चतुर्थांश में टेन नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब टेन थीटा होगा वो 0 से छोटा आएगा, नेगेटिव आएगा। और टेन थीटा ही तो स्पर्शरेखा की प्रवणता होती है। एफ डैश एक्स भी क्या होती है, स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स है वो क्या होएगा, छोटा, 0 से। तो इसका मतलब यदि कोई फलन निरंतर ह्रासमान फलन है, यदि कोई फलन निरंतर ह्रासमान फलन है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी शर्त क्या होगी, उसकी शर्त ये होगी कि एफ डैश एक्स है वो 0 से क्या आएगा, छोटा आएगा। यही ही इसकी कंडीशन आएगी जो मैं इस ब्रैकेट में बंद कर रहा हूं, वो मेन चीजें हैं हमारे लिए। ठीक है, ठीक है सर। आगे चलते हैं, यहां पे इधर देखो, यदि यहां फलन गिर रहा है तो यहां पर एफ डैश एक्स है वो 0 से छोटा होगा। और यहां फलन गिर रहा है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स है वो 0 से छोटा होगा, जो हमने यहां पे देख लिया। ठीक है, और यहां फ्लैट है, जहां फ्लैट नजर आए वहां पर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर एफ डैश एक्स है वो 0 या 0 से छोटा आ गया, तो इसका मतलब वो फलन क्या हो जाएगा, वो फलन हो जाएगा हमारे पास में ह्रासमान फलन। ये 4 कंडीशन निकल के आई है। यदि किसी बच्चे के आधा अधूरा समझ में आया है या कुछ समझ में नहीं आया है तो अभी रुक जाओ, मैं आपको 4 रामबाण देके जाऊंगा, उसके बाद हमारे क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। वापस सुन लो सारे बच्चे। यदि कोई निरंतर वर्तमान फलन है तो उसकी कंडीशन, उसकी शर्त है कि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आएगा 100%। यदि वर्तमान फलन है तो एफ डैश एक्स 0 या 0 से बड़ा आएगा। यदि कोई फलन निरंतर ह्रासमान है तो एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा आएगा। यदि कोई फलन ह्रासमान फलन है तो एफ डैश एक्स का मान 0 या 0 से छोटा आएगा।
ये चार कंडीशन है। मैं अब इन चार कंडीशन को लिख देता हूं। चार कंडीशन क्या है, इधर सुनना। आपके पास में चार चीजें, एक तो है निरंतर वर्तमान फलन, निरंतर वर्तमान फलन, एक तो है निरंतर वर्तमान फलन, और केवल एक है वर्तमान फलन। और एक है निरंतर, निरंतर शब्द लगा दिया, निरंतर ह्रासमान फलन। ये चार चीज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, यही है बस इस पूरे चैप्टर का सारांश जो अब बता रहा हूं। ये चार चीजें, ये देखो चार चीजें आएगी। एक तो आएगा निरंतर वर्तमान फलन, एक आएगा वर्तमान फलन, एक आएगा निरंतर ह्रासमान फलन, एक आएगा केवल ह्रासमान फलन। तो चारों की कंडीशन क्या सीखी हमने। पीछे वाली स्लाइड यदि किसी बच्चे के ऊपर से चली गई है, ऊपर से बाउंसर मतलब हवाई नहीं लगी है, तो उसके लिए मैं रामबाण ये दे रहा हूं कि चार कंडीशन है, चार फॉर्मेट बनता है। एक तो रहता है, एक है निरंतर वर्तमान फलन, एक वर्तमान फलन, एक निरंतर ह्रासमान फलन, एक ह्रासमान फलन। तो इन चारों की कंडीशन क्या होगी वो इधर सुना। यदि कोई फलन निरंतर वर्तमान फलन है तो उसका जो उस फलन का जो अवकलन है वो जीरो से क्या आएगा, बड़ा आएगा। जीरो से क्या आएगा, बड़ा, पॉजिटिव आएगा। यदि कोई फलन ह्रासमान केवल वर्तमान फलन है तो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है, वो जीरो या जीरो से बड़ा आएगा। यदि कोई फलन निरंतर ह्रासमान है तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स होगा, वो जीरो से छोटा आएगा। यदि कोई फलन ह्रासमान फलन है तो इसका मतलब एफ डैश एक्स होगा, वो जीरो या जीरो से छोटा आएगा। और ये जो चार कंडीशन है, ये जो चार कंडीशन है, ये ही हमारे पूरे चैप्टर मतलब 6.2 की रीढ़ की हड्डी है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा। ये चार एक तरीके से मैं आपसे बोलूंगी चार है ना फॉर्मूले याद करो, चार ही फॉर्मूले। पीछे वाली अब जो मैं चीज बता रहा हूं ये चीज दिमाग में रखना आपको, प्रत्येक बच्चे को। पीछे वाली चीज यदि आपके समझ में आई या कम समझ में आई कोई दिक्कत नहीं है, अब से मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। ये चार फॉर्मूले, चार फॉर्मूले। यदि कोई फलन है, मान लो कोई भी फलन है, वो वर्तमान फलन या ह्रासमान फलन कब होगा, तो हम क्या करेंगे, उसका अवकलन। सुनो ध्यान से, कोई भी फलन दे दिया, अब पूछेगा कि बताओ ये फलन वर्तमान फलन है या निरंतर वर्तमान फलन है या ह्रासमान फलन है या फिर निरंतर ह्रासमान फलन है, तो उसकी जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। उसकी जानकारी प्राप्त करने का आपके पास में एक बढ़िया रामबाण तरीका यह है, उस फलन का अवकलन कर दो। अवकलन हम पीछे वाले चैप्टर में सीख के आ गए, और अवकलन कर दो। और अवकलन करने के बाद यदि वो अवकलन जीरो से बड़ा आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया, तो वो निरंतर वर्तमान फलन कहलाएगा। और जीरो भी जीरो के बराबर भी आ रहा है, कई जगह जीरो के बराबर भी आ रहा है, तो वो वर्तमान फलन होगा। और एफ डैश एक्स मतलब उस फलन का अवकलन जीरो से छोटा आ गया, जीरो से छोटा आ गया मतलब ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आ गया तो वो निरंतर ह्रासमान फलन कहलाएगा। यदि एफ डैश एक्स का मान मतलब उस फलन का अवकलन जीरो या जीरो से छोटा आ गया, छोटा भी आ रहा है, जीरो के इक्वल भी आ रहा है, तो उस टाइम पर ह्रासमान फलन होगा। आपकी इस एनसीईआरटी बुक में बहुत सारी मिस प्रिंट है, मैं आपको ये कंप्लीट सिखा के जाऊंगा कि जहां निरंतर शब्द लगा दे तो वहां पे क्या लिखना है, और निरंतर शब्द नहीं आए तो उस जगह क्या लिखना है। आप ऐसे परेशान मत होना सर बुक के अंदर निरंतर शब्द नहीं लिखा हुआ है, हमारी बुक में तो निरंतर शब्द नहीं लिखा हुआ है। कोई टेंशन नहीं, मैं निरंतर शब्द लिखा हुआ है तो उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, और लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। सारी चीजें डिटेल से समझा के जाऊंगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या चीज पढ़ाई, ये पढ़ाई कि वर्तमान फलन क्या होता है। यदि कोई फलन बढ़ रहा है तो वो वर्तमान फलन होगा, यदि कोई फलन घट रहा है तो वो ह्रासमान फलन होगा। लेकिन ये चार प्रकार के फॉर्मेट है, एक तो वर्तमान फलन, एक निरंतर वर्तमान फलन, एक ह्रासमान फलन, एक निरंतर ह्रासमान फलन, ये हमने सीखा था। लेकिन उन चारों के जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले पीछे वाली स्लाइड
पीछे वाली स्लाइड यदि ये आपके बहुत बच्चों के कम समझ में आती है, क्योंकि यहां से स्टार्ट किया जाता है इसको बताने के लिए। यदि ये कम समझ में आई है तो इसका मतलब आगे वाले ये जो 4 फॉर्मूले हैं, ये 4 फॉर्मूले ये प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए। 4 फॉर्मूले लिख लिख के याद कर लेना कि जब किसी भी फलन का अवकलन 0 से बड़ा आ गया तो निरंतर वर्तमान फलन, 0 के बराबर आ गया और बड़ा आ गया तो वर्तमान फलन है, छोटा आ गया तो ह्रासमान फलन, और 0 के बराबर आ गया तो ह्रासमान फलन, बड़ा छोटा आ जाता है तो निरंतर ह्रासमान फलन। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास मैं तो बोल रहा हूं कि प्रत्येक बच्चे को एक बार रिपीट वापस करनी पड़ेगी, डबल स्पीड में आप रिपीट कर लेना क्लास को, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। जहां समझ में नहीं आता वहां रोक के एक बार के लिए सोचा करो कि सर ने क्या बताया और कैसे बताया। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराऊं ताकि आपकी ये चीज क्लियर आए कि सर ये वर्तमान ह्रासमान क्या चल रहा है। एक उदाहरण नंबर आपकी बुक का मैंने ये ले लिया और यहाँ पे एक निरंतर शब्द लगाएंगे। देखो मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा, सुनना ध्यान से। ये आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि दिखाइए प्रदत्त फलन f ऑफ x। आपके पास में फलन क्या है? मेरे पास में फलन है सर f ऑफ x बराबर में 7x माइनस में 3। ये आपके सामने फलन है। अब आपको बताना है कि एक वर्तमान फलन है। यहाँ पे जो शब्द है ना वो बुक वाले ने नहीं लिखा, लेकिन यह निरंतर शब्द आप लिख लेना। बहुत ही ज्यादा बच्चे परेशान होंगे क्योंकि एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे निरंतर शब्द नहीं लगाया उसने। ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अब नहीं लगाया तो सर हमें क्या पता कि जहां बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना वो सटीक आएगा। निरंतर पूछ रहा है तो निरंतर का आंसर देना है, वर्तमान केवल पूछ रहा है तो उसके अनुसार मैं लास्ट तक बता के जाऊंगा। ये फंक्शन है आपके पास में। भले आपको अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया तो क्वेश्चन को समझने की पूरी कोशिश करनी है। आपके पास में फंक्शन है, ये आपके सामने ये फंक्शन है और इस फंक्शन को आपको चाहे भले ही वर्तमान साबित करना हो, चाहे आपको ह्रासमान करना हो, चाहे निरंतर ह्रासमान करना हो, चाहे निरंतर वर्तमान फलन साबित करना हो, आप उसका अवकलन तो करोगे। पहला काम प्रत्येक बच्चे का इसका अवकलन कर दो। फंक्शन का जो अवकलन करो फिर बताएंगे कि क्या करना है। एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स का मतलब अवकलन कर दिया तो 7x का अवकलन हो गया 7 और इसका हो गया 0, मतलब क्या आ रहा है 7। तो एफ डैश एक्स आया 7। अब मैं क्या आया हमें कोई मतलब नहीं है, 7 आए 8 आए हमें कोई मतलब नहीं है। बताओ पॉजिटिव आया नेगेटिव। तो सोचा दिमाग में सर ये तो 7 तो पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आ रहा है ना, एफ डैश एक्स है वो 0 से बड़ा आ रहा है, 0 के इक्वल भी नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूं 7 क्या 0 के इक्वल हो सकता है क्या? कतई नहीं हो सकता। तो यहां पे निरंतर शब्द लगाना है। तो आपको यहां पे क्या लिखना है कि सिंस एफ ऑफ एफ डैश एक्स है वो 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। देयरफॉर मतलब चूंकि इसलिए एफ डैश एक्स है ये जो फलन है एफ ऑफ एक्स बराबर में क्या है 7x माइनस में 3 एक निरंतर वर्तमान फलन है। वर्तमान फलन है। यदि सुनना मेरी बात को, आपकी बुक वाले में क्या किया है, बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं यहाँ पे। यहाँ निरंतर शब्द सर हमारी बुक में तो नहीं लिखा हुआ। भाई निरंतर शब्द नहीं लिखा है तो आप खुद सोचो क्या ये 0 के बराबर हो सकता है क्या? एफ डैश एक्स है वो 0 से तो बड़ा है, क्या ये 0 के बराबर हो सकता है? एफ डैश एक्स की वैल्यू तो 7 आई, क्या 7 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है क्या कभी? तो आप बोलोगे सर कभी भी नहीं हो सकता है। तो कभी भी नहीं हो सकता है तो इसका मतलब ये निरंतर शब्द यहाँ पे जरूर लगेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आनी चाहिए। आप बुक में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा इससे ज्यादा परेशान मत हो। आप देखो कि वास्तव में क्या आंसर आ रहा है। वास्तव में आंसर आया कि ये 0 से बड़ा है, 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये निरंतर वर्तमान फलन होगा, ना कि केवल वर्तमान फलन। समझ आई? तो शब्दों का खेल है पूरा का पूरा। निरंतर लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो ये सारी की सारी गणित है वो केवल इन शब्दों में। ये इसका हल है, छोटा सा हल है। आपको करना कुछ भी नहीं है। फलन को भले ही निरंतर वर्तमान साबित करना हो, वर्तमान करना हो, ह्रासमान करना हो, निरंतर ह्रासमान करना हो, आप उस फलन का अवकलन कर दो। अवकलन करने के बाद चेक करो कि यार ये 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, उसी पर ही दारोमदार है 4 कंडीशन। जैसे मैं आपको याद दिला दूं कि यदि कोई बच्चा बढ़िया तरीके से पढ़ रहा है, गणित के अंदर रुचि रख रहा है, तो उसको मैं याद दिला दूं कि हमने 10th क्लास में 4था चैप्टर में पढ़ा था द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति पढ़ी थी। मूलों की प्रकृति में हमने पढ़ा कि सर यदि बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 से छोटा आ जाए, बी स्क्वायर माइनस में 4ac 0 से बड़ा आ जाए, बी स्क्वायर माइनस में 4ac ये 0 के इक्वल आ जाए, क्या ये 3 कंडीशन नहीं पढ़ी?
और जिस बच्चे को ये 3 कंडीशन याद थी तो वो मूलों की प्रकृति बता देता था। इसी प्रकार यहाँ पे फलन की प्रकृति बता दो, ये वही बात है, वापस घूम फिर के वही आ गई कि भाई फलन बताओगी, ये फलन की प्रकृति मतलब फलन का गुण बताओगी, ये वर्तमान फलन है या निरंतर वर्तमान फलन है, ह्रासमान फलन है या फिर निरंतर ह्रासमान फलन है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन करने के बाद याद करेंगे वो 4 कंडीशन। जैसे यहाँ पे 3 कंडीशन हुआ करती थी, इन 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग हम आंसर दिया करते थे, उसी प्रकार यहाँ पे 4 कंडीशन है, उन 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग है कि एफ डैश एक्स हमारा 7 आया, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आया, मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो निरंतर ह्रासमान वर्तमान फलन होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। धीरे धीरे आगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो प्रत्येक बच्चे को यहां तक समझ में आएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, हम उदाहरण की प्रैक्टिस करते हैं, अभी छोड़ के नहीं जाना है क्लास को, भले ही डबल स्पीड में करके देख लेना आप बाद के अंदर। देखो इधर ये फंक्शन है कि दिखाइए कि ये प्रदत्त फलन वर्तमान फलन है, फिर भी इसने गलती की है, देखेंगे निरंतर लगाना था, इसने बोल दिया कि दिखाइए कि, पहले से ही बोल दिया कि ये जो फंक्शन है ना ये वर्तमान फलन है, पहले से ही बोल दिया कि ये वर्तमान फलन है, हमें ये साबित करके बताना है कि ये वर्तमान फलन है या नहीं। यहां निरंतर शब्द लगा देना, यहां जो शब्द आएगा वो निरंतर शब्द आएगा, मैं अभी बताऊंगा क्यों, यहां निरंतर लगा देना, निरंतर शब्द आएगा। अभी मैं सबको क्लियर करके जाऊंगा कि क्यों निरंतर आएगा, आपकी बुक में निरंतर नहीं लिखा है। आपके पास में फंक्शन क्या है, फंक्शन है सर एफ ऑफ एक्स इक्वल, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 3 है, माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में है 4x। ठीक है, आर पर एक वर्तमान फलन साबित करना है, ये आपके सामने फंक्शन है। मैं आपसे बोलूं कि फंक्शन कुछ भी हो, वर्तमान साबित करना हो चाहे ह्रासमान साबित करना हो, आपको पहला काम तो इसका डैश निकालना ही पड़ेगा, और कोई चारा है नहीं, क्योंकि हम अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो अवकलन का काम तो होना ही चाहिए ना भाई, नहीं तो अवकलन नाराज हो जाएगा हमसे कि हमको तो यूज ही नहीं कर रहे हो और फिर हमारा नाम ले रहे हो कि अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, इसलिए अवकलन तो करना पड़ेगा। अब अवकलन करना पड़ेगा तो एफ डैश एक्स निकालते हैं भाई। सबसे पहला आप किसी भी फलन को वर्तमान साबित करो, ह्रासमान करो, निरंतर करो, कुछ भी करो, उसका अवकलन कर दो। पहला लाइन ही आप बिना रटी रटाई होनी चाहिए, अवकलन कर दो उसका। तो अवकलन करोगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका ध्यान से सुनो, एफ डैश एक्स इक्वल, एफ डैश एक्स इक्वल पावर डाउन हो जाएगी, 3x स्क्वायर हो गया, इतना तो बच्चा बच्चा जानता है कि अवकलन पढ़ा होगा, 3x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 6x प्लस में हो गया 4, ये इसका क्या आ गया एफ डैश एक्स। क्या इसको देखकर हमें पता लगा सकते हैं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, क्या सारे बच्चे सुनना ध्यान से समझना। देखो इधर हमारे पास में फंक्शन एफ डैश एक्स क्या आया, एफ डैश एक्स के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से मतलब है हमें, बस उस पर आधारित हम आंसर बताएंगे कि वर्तमान है, निरंतर वर्तमान है, ह्रासमान है या फिर निरंतर ह्रासमान है, उस पर बताएंगे। तो एफ डैश एक्स आया सर 3x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 4। अब क्या कोई इस बंदा कोई भी आदमी इसको देखकर बता सकता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्या पता भाई हमको, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब क्या करें सर, जब ऐसी कंडीशन ऐसी विचित्र हमारे सामने भयंकर समस्या आ गई, ये समस्या ये एक तरीके की हम इसको देखकर नहीं बता सकते कतई कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब क्या करें, अब इसके गुणनखंड कर लो। अब गुणनखंड करने में भी इस क्वेश्चन में दिक्कत है, क्या दिक्कत है सर, क्योंकि इसमें यदि आप बी स्क्वायर माइनस में 4ac निकालोगे, विवेचक निकालोगे तो इसका आंसर नहीं आएगा, और कितने भी दिमाग के घोड़े हैं वो घोड़े दौड़ा के देख लो, इसके गुणनखंड नहीं होंगे। भाई मैं पहले पद लास्ट पद को गुणा किया तो 12 आया, दो संख्या ऐसी सोच जोड़ूं या घटाऊं तो 12 आए, गुणा करने जोड़ूं या घटाऊं तो 6 आए और गुणा करने पर 12 आए, नहीं हो पाएगा। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो एक 10th क्लास में हमने एक परफेक्ट पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर विधि पढ़ी थी, परफेक्ट स्क्वायर मेथड मतलब पूर्ण वर्ग विधि पढ़ी थी, और पूर्ण वर्ग विधि आधे अधूरे बच्चों को आ रही है क्योंकि वो आपके सिलेबस से हटाई गई थी, इसलिए मैं जो बता रहा हूं उसको सुनना है ध्यान से। अब यहाँ पे ये है कि मेरे को पता ही नहीं चला कि सर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा। उसके लिए हमें क्या करना है, पहला काम यह करना है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, मतलब पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करते हैं। अब पूर्ण वर्ग विधि कैसे काम करती है सुनो, पूर्ण वर्ग विधि का पहला स्टेप ये रहता है, यदि याद रहे तो बढ़िया बात है, नहीं तो 1-2 बार प्रैक्टिस करना, आ जाएगी दिमाग में। पहला बात यह है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी है उसको 1 बनाना है। तो यहां से यदि मैं देखूं, सुनना, यहां से यदि मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3, इसको 1 बनाना है। अब 1 बनाना है तो 3 को ले लो बाहर, कॉमन ले लो, 3 को बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो 3 को मैंने कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो यहां बच गया एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में
4/3। क्या कॉमन लेना प्रत्येक बच्चे को आता है। मैं इस पूरे में से 3 को बाहर ले लिया। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि का पहला नियम ये होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है। ये पहला नियम होता है, और नियम होता है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, 3 को हमने बाहर ले लिया, और 3 को जैसे बाहर लिया तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो गया। और दूसरा स्टेप क्या होता है, मैं इधर स्टेप भी लिख दूं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना। मैं देसी भाषा में लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है, पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप है एक्स के गुणांक का आधा करके तथा वर्ग करके, जो भी आधा किया उसका वर्ग करके जोड़ना तथा घटाना। ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग विधि के 2 नियम है। ये इसको कहीं पे भी आप साइड में मेंशन कर लेना, क्योंकि ये बड़ी काम की चीज है, बढ़िया चीज है। इसका थोड़ा सा हम कलर चेंज कर दे ताकि ये आपके बस याद रखने के लिए बताया मैंने कि भाई ये ऐसा है। कौन सा कलर करें इसका, ये करता हूं, ठीक है। एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना है, एक्स के गुणांक का आधा करना है, उसका वर्ग करना है, जोड़ना है तथा घटाना है। यदि आपको ये विधि आती 10th क्लास से आपकी सीखी हुई है तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहां पर बाहरी का कॉन्सेप्ट कुछ भी काम नहीं आ रहा है, ये केवल 10th क्लास का काम आ रहा है। यदि किसी के नहीं है तो अब सुनो, हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाइए, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बना दिया। दूसरा स्टेप है एक्स के गुणांक का आधा करूं, तो x का गुणांक कौन है, x का गुणांक है सर 2, प्लस माइनस को छोड़ो कौन है 2 है, x का गुणांक कौन है 2। अब 2 का आधा कर दिया तो आया 1। अब इस 1 का स्क्वायर जोड़ना भी है घटाना भी है, सुनना ध्यान से। ये हो गया 3 एक्स स्क्वायर माइनस में 2x, अब इसका आधा 1, उसका स्क्वायर जोड़ भी दिया और उसका स्क्वायर घटा भी दिया। आगे जो चल रहा है 4/3। कुछ बच्चे तो इसको वीडियो को भी छोड़ के चले जाएंगे, सर क्या बता रहे हैं भाई, परफेक्ट पूर्ण वर्ग विधि बता रहा हूं मैं। और पूर्ण वर्ग विधि ये दस्सी का पाप है, जब तक हम दस्सी का पाप को नहीं धोएंगे तब तक हम आगे वाले स्टेप पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए ये 10वीं क्लास वाला काम कर रहे हैं। अब सुनो, आप हमेशा देखना कि ये जो पहले वाले 3 टर्म है ना, पहले वाले 3 पद, ये हमेशा ही पूर्ण वर्ग बनेंगे। भले ही सोच के देख लेना, समझ के देख लेना, यहां जो पहले वाले 3 टर्म है ना, ये हमेशा ही आपको पूर्ण वर्ग बनेंगे। यहां जो लिखा हो वो एक्स लिख दो, यहां जो चिन्ह होगा प्लस का होगा तो प्लस, माइनस का है तो माइनस का, और आगे वाला ये आप देख लेना, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ओपन करके मैं बता दूं, ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यही देख लो आपके पास में ये और वो सेम है। तो इसका मतलब ये जो चीज है, पहले वाले 3 पद हमेशा ही स्क्वायर बना के देगा, और ये है माइनस का तो 1 का स्क्वायर 1, और प्लस में है कितना 4/3। अब लास्ट काम ये है कि 3 को अंदर गुणा करवा दो। 3 को अंदर गुणा कराया तो 3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको 3 से गुणा किया तो माइनस का 3, प्लस इसको 3 से गुणा करेंगे ये 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 4, और थोड़ा सोल्व करें तो ये आ जाएगा 3 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस 3 प्लस 1 हो गया प्लस का 1। मतलब एफ डैश एक्स है ना, वो आपका ये आया, ठीक है। एफ डैश एक्स जो भी आया वो ये आया। अब सुनो ध्यान से, क्या ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव? आप बोलोगे सर मेरे को कैसे पता? अब तो पता चल ही गया भाई। मैं बोलूंगी 3 पॉजिटिव, इधर मैं लिख देता हूं एफ ऑफ एक्स बराबर 3 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1। इधर सुनना, ये एक्स की जगह आप कुछ भी डाल दो, मतलब माइनस में प्लस में कैसा भी डाल दो, ऊपर बैठा हुआ है स्क्वायर, ऊपर नाग बैठा हुआ है। नाग का मतलब समझ गए, नाग का मतलब स्क्वायर बैठा हुआ है, और स्क्वायर बैठा हुआ है तो उसको पॉजिटिव करेगा। भले आप माइनस की संख्या डाल दो, भले आप प्लस की संख्या डाल दो, तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव करेगा। अब पॉजिटिव करेगा तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, ये 0 के बराबर भी नहीं आ सकता, मैं आपको बोलूं क्यों, क्योंकि प्लस 1 है, आप 1 जोड़ रहे हो। मान लो गलती से ये 0 आ गया, यदि इतना होता 3 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यदि मैं x की जगह 1 रखूं,
यदि मैं x की जगह 1 रखूं तो एक सिचुएशन ऐसे आएगी कि x की जगह 1 रखने पर ये पूरा 0 बन रहा है, और 0 भी बन गया तो प्लस में 1 है, तो आंसर 0 से बड़ा ही आएगा, 0 के बराबर भी नहीं आ सकता। 0 से बड़ा ही आएगा, 0 के बराबर भी नहीं आ सकता, क्योंकि प्लस 1 और कर रहे हैं, इसलिए ये 0 या 0 से बड़ा नहीं है, ये केवल 0 से बड़ा है। और जब 0 से बड़ा है तो वहां पर फलन क्या हो जाएगा, वहां पर फलन होगा निरंतर, निरंतर वर्धमान फलन, वर्धमान फलन नहीं निरंतर, इसलिए मैं पहले ही लगा दिया कि ये निरंतर वर्धमान फलन है। अब मैं जो लिख रहा हूं वो सुनो, यहां आप क्या लिखोगे, यहां पे ये चीज है कि एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स है वो 0 से बड़ा है। देख लो यहां पे एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल दो पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये आई कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर, एफ ऑफ एक्स बराबर, फलन पूरा लिख लेता हूं, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और प्लस में 4x, एक निरंतर, निरंतर वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। यदि कोई बच्चा मैथमेटिक्स में बढ़िया रुचि रखता है तो वो खुद सोच लेगा, और जिसको आधा अधूरा ज्ञान होगा तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेगा कि सर मेरी बुक में यहाँ वर्धमान फलन ही लिखा हुआ है। मैं बोल रहा हूं आपको खुलेआम ये चीज बोल रहा हूं कि यहाँ वर्धमान नहीं है, निरंतर वर्धमान है। यहाँ खुद सोच लो कि ये 0 के बराबर कैसे आ सकता है, यहाँ +1 है तो कुछ जोड़ोगे, +1 जोड़ोगे तो 1 से तो 0 से तो बड़ा ही आएगा। अब 0 से बड़ा आ गया, 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो वहां निरंतर शब्द लगाना जरूरी है, इसलिए यहां पे मैंने निरंतर शब्द लगाया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है, और ये हमारा इसका फुल एंड फाइनल आंसर बोर्ड के एग्जाम में ऐसे इन क्वेश्चनों को करके आना है। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। कितना टाइम है साहिल सर, हो गया टाइम? ठीक है, अभी देखें अब हमारे क्वेश्चन और भी लिए हुए हैं, क्वेश्चन तो 3-4 क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन उदाहरण नंबर 9 है, ये जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाला बताऊंगा उस टाइम बताएंगे, और ये आगे के चलो कल हम करेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास के लिए आपको एक ही काम देख के जा रहा हूं मैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन तो करवाए नहीं, उदाहरण 2 एग्जाम्पल मैंने करवाए, उस एग्जाम्पल पर विशेष फोकस करना है, उनको समझना है, और ताकि आपकी ये सारे चीज समझ आ जाए। अब सुनो, 2-4 मिनट हम बातें भी कर लेते हैं। अब 2-4 मिनट बातों में ऐसा है कि पहले बात तो सारे बच्चे इस पूरी वीडियो को एक बार वापस देखना, भले समझ में आ गई है तो भी देख लो, नहीं आई है तो भी देख लो, एक बार तो देखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा था, कॉन्सेप्ट थोड़ा भारी था, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने में एक बार में थोड़ी दिक्कत आई तो दूसरी बार हम समझ लेते हैं। और फिर अब हमारी रेगुलर जो लाइव क्लास है, मैं लाइव क्लास का आपको शेड्यूल बता दूं कि साहिल सर अब हमारे लाइव क्लास का शेड्यूल 5 बजे से करते हैं मैथमेटिक्स का, 5 बजे से मैथमेटिक्स की अब हम क्लास लाइव करेंगे। 5 या 5:30 में जल्दी आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि फिजिक्स फिजिक्स की तो कोई टेंशन नहीं है, फिजिक्स की तो 8 बजे क्लास आती है, और एक रही केमिस्ट्री की और मैथ की। केमिस्ट्री और मैथ की पिछले 10-15 दिन से डिस्टर्ब चल रही है, इसलिए इन दोनों क्लासों को मैं रेगुलर करवाएंगे। मैं भी अब रोज आपके सामने लाइव क्लास लेऊंगा, और आपकी कोई यदि ये कॉन्सेप्ट आ रहा है तो मेरे से पहले फटाफट क्वेश्चन को एक बार वापस कर लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल, और टाइम टेबल मैं आपको जल्दी बता दूंगा कि भाई केमिस्ट्री की क्लास और फिजिक्स की क्लास का टाइम क्या रहेगा। इतनी बजे हम रोज लाइव क्लास लेंगे, क्योंकि जो हमारी क्लास पहले चल रही थी, कुछ एक पीरियड के अंदर ऐसी क्लासें चल रही थी जहां से बच्चे हमसे जुड़ गए थे कि भाई अब तो हमारे ही बच्चे हो गए, ये फिक्स हो गए, इस टाइम पर ये क्लास ले रहे हैं। तो उस टाइम पर 6:30 बजे से मैं क्लास लिया करता था। अब थोड़ा बहुत और हम चेंजिंग करेंगे इस क्लास के अंदर कि
इस टाइम से इस टाइम तक हमारी क्लास रहेगी। ठीक है, यदि कोई चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा देना ताकि मिलने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।